नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ऐसा नहीं था कि माइकल चाहता था कि लोग उसके आसपास इकट्ठा हों, लेकिन वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं सच में इतना कमजोर दिखता हूँ? उसकी नजरें खुद पर टिक गईं। लंबे बाल, गोरी त्वचा, इतनी पीली कि उसे देखकर कोई भी उसे किसी कुलीन परिवार की बेटी समझ सकता था। दुबला पतला शरीर, उसके शरीर पर किसी हथियार का कोई निशान नहीं था। हाँ, वह वाकई कमजोर दिख रहा था। इस विचार से माइकल के होंठ फड़क उठे, लेकिन अंत में उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना ध्यान वापस अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित कर लिया। पिछली बार जब 10 समूह होते थे, उसके विपरीत इस बार 11 समूह थे और वह अकेला ही था। इससे वह दूसरों से अलग जरूर दिखता था, लेकिन माइकल को लोगों की घूरती निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही वह मुकदमे को संभालने के तरीके के बारे में सोचता और अवलोकन करता रहा, अखाड़े की दीवार में लगे द्वार चरमराते हुए खुल गए। इसके बाद भेड़ियों की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। भेड़िए एक एक करके द्वार से बाहर निकले, उनके पंजे खून से सने पत्थर पर खामोश पड़े रहे। पहले की तरह वे तुरंत अंदर नहीं घुसे। वे बस वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें हल्की चमक रही थीं और उनकी धीमी गुर्राहट दूर के बादलों की तरह गूंज रही थी। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनका व्यवहार अलग था। पहले भेड़िए बेतहाशा और उन्मादपूर्वक हमला करते थे, लेकिन अब वे सतर्क थे, लगभग झिझक रहे थे। पहले तो उसे लगा कि यह कोई चाल है, कोई हथकंडा है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ आया, कुछ सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। वे अखाड़े के फर्श पर लगे खून के धब्बों को घूर रहे थे। अंतिम समूह का यही नरसंहार किया गया था, और ये भेड़िए इसे सूंघ सकते थे, इसे महसूस कर सकते थे। जो भी रक्तपिपासा उन्हें पहले प्रेरित कर रही थी, अब वह मृत्यु की स्मृति से संघर्ष कर रही थी। उनके मृत साथियों की गंध हवा में एक चेतावनी की तरह फैली हुई थी। उसने सिर्फ यही नहीं देखा। धीमी फुसफुसाहट के साथ उसने अपनी डिटेक्ट क्षमता को सक्रिय किया, जिससे उसकी दृष्टि भेड़ियों पर केंद्रित हो गई। जो कुछ उसने खोजा, उसे देखकर उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। कोई अल्फा नहीं था, कोई नेता नहीं। इससे उनकी विचित्र बिखरी हुई संरचना का पता चलता है। वे एक साथ काम करते थे, लेकिन एक एकजुट इकाई के रूप में नहीं। उन्होंने एक और बात भी देखी, वे भूख से मर रहे थे। इससे उनकी पहले की क्रूरता, घायल होने पर भी उनकी निरंतर आक्रामकता का कारण स्पष्ट हो गया। हताशा। हालांकि भेड़ियों को एक बार फिर भूख लगने में ज्यादा समय नहीं लगा। माइकल को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह थी उसकी अनदेखी। जब भेड़िए पूरी तरह से फाटकों से बाहर निकले, गुर्राते हुए, भूख से दुबले पतले और प्रत्याशा से कांपते हुए, तो उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने कई अन्य लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया। भेड़िए मानो किसी और ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक ही समूह, 11 समूहों में से एक समूह, और बिना किसी झिझक के भेड़िए उमड़ पड़े। 10 भेड़िए, सभी एक समन्वित गति में, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रतियोगियों के उस समूह की ओर खींचे जा रहे हों। भीड़ में हलचल मच गई। दर्शकों के बीच सन्नाटे की लहर दौड़ गई और फुसफुसाहट की लहरें उठने लगीं। पिछले दौरों में भेड़िए अव्यवस्थित ढंग से लड़ते थे, कभी अकेले भेड़ियों पर हमला करते थे तो कभी 2 या 3 के झुंड में मिलकर हमला करते थे। लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह एक इकाई के रूप में, सामूहिक आक्रामकता के साथ एक समूह को निशाना बनाते हुए हमला नहीं किया था। मंच पर अफरा तफरी मच गई। लक्षित समूह, 10 युवकों का एक मिलाजुला समूह, अस्थायी रूप से एक संरचना में इकट्ठा हो गया। लेकिन परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। 2 प्रतियोगी झूठ बोल रहे थे। वे इंटरमीडिएट रैंक के नहीं थे जैसा कि उन्होंने दावा किया था। अधिकतम प्राथमिक रैंक। उन्होंने शायद चालाकी भरी रणनीति या किस्मत के सहारे चुपके से निकल जाने की सोची होगी। एक सोचा समझा जोखिम जो 10 भूखे भेड़ियों के सामने आत्मघाती साबित हुआ। यहां तक कि मध्यवर्ती स्तर के छात्रों का प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उसी अवस्था में मौजूद राक्षस आमतौर पर अधिक शक्तिशाली, अधिक तेज और अधिक घातक होते थे, और ये भेड़िए भूख से बेहाल होकर उन्माद की स्थिति में पहुंच गए थे। समूह कुछ देर के लिए रुका रहा, फिर भेड़ियों ने हमला कर दिया। पहली झड़प बेहद क्रूर थी। एक लड़के की ढाल पल भर में चकनाचूर हो गई। उसका शरीर टूटी हुई गुड़िया की तरह अखाड़े में इधर उधर जा गिरा। एक लड़की चीख पड़ी जब एक भेड़िया उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उस पर झपटा। हालांकि इससे पहले कि कोई सचमुच क्रूर घटना घटित होती, अधेड़ उम्र का पुरुष अधिकारी अचानक समूह के बीच में प्रकट हो गया। तेजी से हरकत करते हुए उसने घायल प्रतिभागियों को बाहर घसीटा और साथ ही उन भेड़ियों को पकड़ लिया जिन्होंने उन्हें घायल किया था। उन्हें अलग करने के लिए मंच के पार फेंक दिया। ऐसा 5 बार और हुआ, जब 5 और प्रतिभागी मंच से गायब हो गए। तभी अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति दर्शकों के बीच अपनी सीट पर वापस लौटा। अब स्थिति अपेक्षाकृत संतुलित थी। माइकल, जो अवलोकन जारी रखने का इरादा रखता था, ने पाया कि अब उसके पास ऐसा करने का अवसर नहीं था। भेड़ियों में से एक की नजरें उससे मिल गईं। हालांकि अन्य प्रतिभागियों के विपरीत, जो उसकी स्थिति में घबरा जाते, माइकल की आंखें शांत रहीं। लगभग तुरंत ही उसके आसपास की दुनिया धीमी पड़ गई। यहां तक कि नीले वस्त्र पहने हुए दिखने में शक्तिशाली अधिकारी भी अपवाद नहीं थे। माइकल मंच के बीचों बीच खड़ा था। उसकी निगाहें दूर छोर पर स्थिर खड़े भेड़ियों पर टिकी हुई थीं। वह अभी तक हिला भी नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह क्या करना है इस बारे में अनिश्चित था, बल्कि इसलिए कि प्रतियोगिता शुरू होने के बाद पहली बार वह वास्तव में अपनी रणनीति पर विचार कर रहा था। मुझे इस मुकदमे की कार्यवाही कैसे करनी चाहिए? वह शुरू से ही प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इतना तो नहीं बदला था।
लेकिन अब अखाड़े में खड़े होकर अपने पैरों के नीचे खुरदरे पत्थर और ऊपर स्टैंड से आती तीखी निगाहों को महसूस करते हुए वह सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मुझे सब कुछ दिखाना चाहिए? शुरू में उसने अपनी शक्ति को संयमित रखने की योजना बनाई थी। हर दौर को पार करने के लिए बस उतनी ही शक्ति दिखानी थी और फिर जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना था। यह अपनी शक्ति को छिपाने की बात नहीं थी, उसे गोपनीयता की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना समझ नहीं आ रहा था कि इतना ध्यान आकर्षित करने का क्या फायदा है। पर अब जब वह फर्श पर सूख रहे खून के बीच खड़ा था और हवा में तनाव व्याप्त था, तो उसके मन में एक अलग विचार आया। आखिर खुद को रोकने की जरूरत ही क्या है? ये सभी लोग उसके प्रतिद्वंदी थे। उनमें से हर एक अंततः वे भी हार जाएंगे, अगर राक्षसों से नहीं तो आगे आने वाली चुनौतियों से। दया दिखाना व्यर्थ था और अंत में अगर उसे पहचान बनानी थी तो उसे इन सबसे ऊपर उठना ही था। माइकल की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपने आसपास नजर डाली। सभी 10 भेड़िए अभी भी जीवित थे। उसने अपने हाथों को देखा, निहत्थे थे। और फिर वह गायब हो गया। एक धुंधली सी आकृति मंच के पार से गुजरी, इतनी तेज कि एक अनाड़ी आंख उसे देख नहीं सकती थी। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर था। उसके एक हाथ में भेड़िए का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। उसके कपड़े बिल्कुल बेदाग थे, लेकिन मंच का बाकी हिस्सा खून खराबे का मंजर था। 10 भेड़िए, 10 साफ सुथरी हत्याएं, एक भी गुर्राहट नहीं, एक भी चीख नहीं। उनके शरीर वहीं पड़े थे जहां वे गिरे थे। सिर इतनी सफाई से काटे गए थे कि मानो सर्जरी के बाद का दृश्य हो। चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। एक पल बाद ही पूरा स्टेडियम अराजकता में डूब गया। दर्शक जोरदार उत्साह से भर उठे। शोर की एक लहर पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। आवाजें ऊंची उठती गईं और एक दूसरे पर हावी होती गईं। कुछ लोग उत्साह से चीख रहे थे तो कुछ अविश्वास से चिल्ला रहे थे। यहां तक कि नीले वस्त्र पहने अधिकारियों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। सदमा, विस्मय, उलझन। एक युवक, कोई हथियार नहीं, कोई कवच नहीं, एक ही हरकत और 10 भेड़िए मर चुके थे इससे पहले कि उनमें से अधिकांश को पता भी चलता कि उसने क्या किया है। असंभव। क्या वह गति प्रकार का जादू था? नहीं, ये बहुत तेज था, कोई मानसर्ज नहीं था। ये कौन है भला? फुसफुसाहटें तेज होती गईं, अटकलें और भी बेतुकी होती गईं। इन सब के बीच ऊपरी पंक्तियों में से एक में एक युवक अपनी जगह पर जमकर बैठ गया, आंखें चौड़ी, दिल जोर से धड़क रहा था। रेन नोआ। वह दृश्य उसके दिमाग में दोबारा ताजा होते ही उसकी सांस गले में अटक गई। बार बार उसने माइकल के हिलने डुलने का क्षण देखा। धुंधलापन, सटीकता, खामोशी, प्रयास का अभाव। ये बहुत साफ सुथरा था, बहुत अमानवीय। तो इसी वजह से मुझमें और मेरी तलवार में वह प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। माइकल को देखते ही उसे पता चल गया था कि उसमें कुछ अलग है। वह इसका कारण नहीं बता सका, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी थी और यहां तक कि उसकी लकड़ी की प्रशिक्षण तलवार ने भी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन यह उनकी कल्पना से परे था। रेन के हाथ हल्के से कांप रहे थे। डर से नहीं, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि जैसे ही विस्मय ने उसकी रीढ़ की हड्डी में जकड़ लिया। मैं नहीं हारूंगा, उसने धीमी आवाज में ये शब्द कहे जो उसे खुद भी मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उसकी उंगलियां उसकी कमर से बंधी लकड़ी की तलवार के मूठ को छू रही थी। उसकी उंगलियों के नीचे चिकनी सतह का एहसास जाना पहचाना सा लगा, सुकून देने वाला, ठोस। स्टेज पर माइकल को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल मच गई थी। डर, लेकिन यह उस तरह की जागृति नहीं थी जो अभिभूत कर दे। एक चुनौती, एक कारण। लेकिन रेन को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और थी। वह जानता था कि माइकल की रफ्तार बेतहाशा थी, लेकिन क्या ऐसा लग रहा था? शायद उसे ये भी नहीं पता था कि उसके मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि उसके लिए इस तरह के हमले को सहना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। पहले कदम का कोण, कलाई का घुमाव, संतुलन को बनाए रखते हुए अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए उसके शरीर का घुमाव। जिस तरह से उसने अपना पैर हिलाया वह क्रूर बल से नहीं बल्कि पूर्ण प्रवाह से था। रेन ने ये सब देखा। मैं हर हरकत देख सकता था। उसकी नजरें थोड़ी नीचे झुक गईं और उसकी कमर पर रखी लकड़ी की तलवार पर टिक गईं। एक साधारण प्रशिक्षण तलवार जो उसके पास बचपन से थी, लेकिन अब भी उसमें से हल्की सी गूंज निकल रही थी, मानो हवा में किसी चीज की गूंज सुनाई दे रही हो। ये गूंज दूसरों को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन रेन इसे महसूस कर सकता था। ऐसा लगा मानो तलवार ने आखिरकार वह चीज देख ली हो जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। कुछ जाना पहचाना सा, कोई योग्य व्यक्ति। तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ और कस गई। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि बाकी सब लड़ने से पहले ही हार मान ले। शायद तुम मुझे हरा दोगे। उसके होठों से एक हल्की सी हंसी निकली, सूखी और आत्मजागरूक हंसी। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके लिए मेहनत करो। एक पल के लिए रेन की उपस्थिति और भी तीव्र हो गई। उसके बगल में खड़े लोग रुक गए और उस साधारण से दिखने वाले युवक की ओर देखने लगे जो अचानक पहले से कहीं अधिक जीवंत हो उठा था। उनकी आभा जो पहले शांत थी अब सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद रूप से किसी चीज से स्पंदित हो रही थी। संकल्प, और उसके बहुत नीचे भूख। मुझे डर नहीं है, उसने इसे एक प्रतिज्ञा की तरह दोहराया। और हैरानी की बात यह थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। अब और नहीं। इस बीच माइकल मंच पर स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें आखिरी बार भेड़ियों पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था, न ही अहंकार, बस स्पष्टता थी। उसने अपना फैसला कर लिया था, कोई संकोच नहीं। सबको पता चले कि उनके सामने खड़े होने का क्या मतलब था। अधिकारियों और रईसों के लिए आरक्षित ऊंचे मंडप में नीले वस्त्र पहने 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति स्तब्ध होकर मौन खड़े थे। रेलिंग के किनारे पर टिका हुआ उस आदमी का हाथ थोड़ा कस गया। क्या तुमने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने कहना शुरू किया।
मैंने नहीं देखा। उसके बाद पूरी करने से पहले ही महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। उस आदमी ने धीरे से उसकी ओर सिर घुमाया। मैंने भी नहीं। दोनों ने मंच की ओर नीचे देखा। वह युवक माइकल खून से लथपथ जमीन के बीच किनारे पर शांत खड़ा था, मानो वह पूरी तरह संयमित हो। 10 भेड़िए पल भर में मर गए, न घायल न चोटिल, बस मृत। उनके सिर साफ साफ धड़ से अलग हो गए थे और युवक ने हथियार भी नहीं निकाला था। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। कोई हलचल भी नहीं हुई। महिला ने माथे पर शिकन के साथ बुदबुदाते हुए कहा, वह कितना ताकतवर है। वह विचार हवा में गरजते बादल की तरह मंडरा रहा था। वह आदमी थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी निगाहें मंच पर खड़े युवक से हटी ही नहीं। वह अलग है, सिर्फ बदलाव से कहीं ज्यादा। महिला ने आंखें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। वह सिर्फ हमारी नजर से तेज नहीं चला। उसने पलक झपकाने के समय में ही 10 भेड़ियों को मार गिराया और उसने जरा भी जोर नहीं लगाया। उसकी सांस लेने की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। उस आदमी के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। मैंने उन भेड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर जानवरों से लड़ाई की है। मैं जानता हूं कि वे कैसे चलते हैं। यहां तक कि एक चरम उन्नत योद्धा भी वह नहीं कर सकता जो उसने अभी किया, जब तक कि वह उन्नति के कगार पर न हो। नहीं, महिला ने सपाट स्वर में कहा। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। वह हमारी समझ से परे है। उस आदमी ने उसे तीखी नजरों से देखा। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है ना? उसने पूछा, अभी भी सतर्क भाव से माइकल को देखती हुई। उनके बीच एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर उस आदमी ने वही सवाल पूछा जो वे दोनों सोच रहे थे। कौन है ये? महिला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। उसने साधारण कपड़े पहने हैं। उस आदमी ने भौहें चढ़ा ली। तो फिर एक आम आदमी? अगर वह है, उसने धीरे से जवाब दिया, तो हम सब अंधे बनकर जी रहे हैं। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर वह आदमी दोबारा आगे झुका। क्या वह शाही खानदान का कोई गुप्त वंशज हो सकता है? एकांत में पाला पोसा गया कोई वारिस, या साम्राज्य की किसी युद्ध अकादमी में प्रशिक्षित कोई शाही गोद लिया हुआ बच्चा? शायद, महिला ने कहा, या शायद वह कुछ और ही हो। उस आदमी ने अपनी कनपटी रगड़ी। क्या हमें इसकी सूचना ड्यूक को देनी चाहिए? लेकिन महिला ने फिर से अपना सिर हिलाया। बाद में, अभी के लिए। उसकी नजरें मंच की ओर झुक गईं। हमें इस दौर के मूल्यांकन को पूरा करना होगा। उसने अपनी पीठ सीधी की। घोषणा कर दो, उसने शांत स्वर में कहा। अगले मुकदमे तक केवल वही पहुंचता है। उस आदमी ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली और अपनी आवाज ऊंची की। 99 प्रतिभागियों को बाहर कर दिया गया। आधिकारिक घोषणा होते ही भीड़ एक बार फिर जोश से भर उठी, लेकिन नीले वस्त्र पहने दोनों अधिकारियों ने नीचे खड़े युवाओं से नजर नहीं हटाई। वह थोड़ा सा मुड़ा, बस इतना कि ऊपर उनकी ओर एक नजर डाल सके। अहंकार पूर्वक नहीं, जिज्ञासा से भी नहीं, बस जानकारी के लिए। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली और उस क्षण में पुरुष और महिला दोनों ने उस निगाह में कुछ प्राचीनता का अनुभव किया। मानो नीचे खड़ा लड़का सचमुच लड़का ही ना हो, मानो उसने उनके सारे भेष को पहले ही पहचान लिया हो। इसकी अनदेखी करना हमारे बस की बात नहीं है, महिला ने धीमी आवाज में कहा। स्टेडियम में गरज की तरह सन्नाटा छा गया, जिससे स्टैंड में बैठे सबसे ज्यादा बातूनी लोग भी चुप हो गए। केवल वही अगले मुकदमे तक पहुंच पाएगा। उद्धरण चिन्ह। वे शब्द भयावह ढंग से गूंज उठे और स्टेडियम के हर कोने तक पहुंच गए। एक समय उत्साह से भरे दर्शक अचानक सन्नाटे में डूब गए और फिर एक बार फिर अराजक शोरगुल में तब्दील हो गए। मंच पर मौजूद बाकी 99 प्रतिभागी जहां खड़े थे वहीं जम गए। इस घोषणा का बोझ उनके कंधों पर एक चट्टान की तरह आ गिरा। उनमें से एक भी अर्हता प्राप्त नहीं कर पाया था। उसके अलावा फुसफुसाहट घूरने में बदल गई। घूरना गुस्से भरी निगाहों में, कुछ श्रद्धा से भरी थी तो कुछ में जहर का भाव था। यह मजाकिया है क्या? ये बहुत कठोर नहीं है? हम में से कोई भी योग्य नहीं है। उस लड़के ने पलक झपकते ही 10 भेड़ियों को मार डाला और हम सबको पीछे छोड़ दिया। आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? कुछ लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। कुछ अन्य लोगों ने परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ होकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनमें से एक लड़का, जिसके छोटे छोटे लाल बाल थे, कांप रहा था। वह मुकदमे में शामिल मध्य स्तर के वास्तविक युवकों में से एक था। उसका नाम कैसेन था। वह 25 वर्ष का था और एक शिकारी था। वह प्रतिभाशाली था, उसकी क्षमता का सम्मान किया जाता था और सत्ता ने उसे गर्व महसूस कराया। बहुत घमंडी। यह एक मजाक है, उसने गुस्से से भरी आवाज में बुदबुदाया। कैसेन की माना शक्ति में अचानक वृद्धि होने पर उसके आसपास मौजूद अन्य लोग एक कदम पीछे हट गए। उसकी बाहों पर चमकती ऊर्जा की स्पष्ट नसें दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस बीच माइकल पहले ही मुड़ चुका था। उसके कदम धीमे और सधे हुए थे। वह अखाड़े के उस किनारे की ओर बढ़ा जहां प्रतिभागियों के लिए सीटें इंतजार कर रही थीं। भेड़िए का सिर अभी भी पकड़े हुए वह अपने पीछे हो रहे शोर से पूरी तरह बेपरवाह प्रतीत हो रहा था। तभी कैसेन को गुस्सा आ गया। तुम स्वार्थी कमीने! उनकी चीख ने भीड़ के बढ़ते शोर को चीर दिया और सबका ध्यान वापस मंच की ओर खींच लिया। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ शानदार पल बिताए। तुमने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। जब दूसरे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तुमने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। कैसेन की माना शक्ति अब पूरी तरह से भड़क उठी और वह तेजी से आगे बढ़ा। उसके पैरों की आवाज हर कदम पर उसके नीचे के पत्थर को चीर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो? दर्शक दीर्घा में सन्नाटे की आवाज गूंज उठी, लेकिन माइकल ने चलना बंद नहीं किया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। बिल्कुल अंतिम चरण तक कैसेन हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसने अपनी बांह पीछे खींचकर ऊर्जा से भरपूर प्रहार करने की तैयारी कर ली थी। और माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, बस थोड़ा सा। उसने एक हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा। दरार आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। कैसेन का शरीर हवा में ही बेजान हो गया।
इतनी जोर से एक तरफ फेंका गया कि वो मंच पर 2 बार उछलने के बाद कई मीटर दूर जाकर रुक गया। अचेत, मुंह से खून बह रहा था, गाल तुरंत सूज गए। जिस पत्थर के फर्श पर उसे चोट लगी थी वह प्रहार की जबरदस्त ताकत से चकनाचूर हो गया। सन्नाटा छा गया। पूर्ण सन्नाटा। दर्शक स्तब्ध रह गए और उनकी सांसें थम गईं। मंच पर मौजूद प्रतिभागी पीले पड़ गए, कांप रहे थे, कुछ तो पीछे की ओर लड़खड़ा गए, मानो वार उन्हीं पर हुआ हो। माइकल ने कैसिन की तरफ दोबारा देखा तक नहीं, वह बिना रुके चलता रहा। धीरे धीरे वह मंच के किनारे तक पहुंच गया। फिर बिना किसी औपचारिकता के उसने भेड़िए का सिर अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा, खून रहित लेकिन अंतिम। बिना किसी झिझक के वह सीढ़ियां चढ़ गया। माइकल बड़ी शांति से अपनी सीट पर बैठ गया, मानो कुछ खास हुआ ही न हो। कुछ देर तक कोई नहीं हिला। ऐसा नहीं था कि माइकल ने किसी साथी प्रतिभागी को मारा था, ऐसा कुछ जो आमतौर पर अयोग्यता का कारण बनता है। उसने ऐसा ही किया था, सहज, अनौपचारिक, मानो उसे कोशिश करने की जरूरत ही न पड़ी हो। और यही बात उन्हें डरा रही थी। भीड़ में आखिरकार फिर हलचल मच गई, लेकिन अब माहौल अलग था, शांत, आदरणीय। ऊपरी हिस्से में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक बार फिर अपने साथी की ओर रुख किया। क्या अब भी आपको लगता है कि हमें उसकी शिकायत करने के लिए इंतजार करना चाहिए? वह महिला चुप रही, उसकी निगाहें माइकल के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह उसे समझ नहीं पाए। कोई अहंकार नहीं, कोई आत्मसंतुष्टि नहीं, यहाँ तक कि शांत गर्व भी नहीं, बस शांति, जैसे बारिश में भीगता हुआ कोई चाकू। नहीं, उसने अंत में धीमी आवाज में कहा, हम आज ही ड्यूक को उसकी शिकायत करेंगे। उस व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। माइकल बैठा रहा, निगाहें सामने की ओर थीं, चेहरे के भाव समझ से परे थे। आप शानदार थे, रेन ने कुछ देर बाद कहा। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अंत में वह थोड़ा मुड़ा। कुछ नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। रेन ने पलकें झपकाईं। कुछ नहीं। माइकल ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई वाकई प्रभावशाली था तो वह आप ही थे। ये शब्द सूक्ष्म थे, शांत स्वर में कहे गए थे, जिनमें एक विशेष महत्व छिपा था। रेन जम गया। उसने माइकल को घूर कर देखा। पहले तो वह भ्रमित था, फिर अनिश्चित हो गया। मुझे, माइकल ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। रेन ने अपने हाथों की ओर देखा। उसे वह लड़ाई याद आ गई। माइकल की हर हरकत को देखना याद आ गया। कैसे हर छोटी से छोटी बात उसके दिमाग में छप गई थी। मैं मानता हूं, रेन ने इस बार अधिक दृढ़ स्वर में कहा। तुम मजबूत हो, सचमुच बहुत मजबूत। बोलने से पहले उन्होंने कुछ पल का विराम लिया। उनके स्वर में हल्की सी झिझक झलक रही थी। लेकिन उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी लकड़ी की तलवार पर चला गया। मुझे नहीं लगता कि मैं हारूंगा। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस रेन की ओर देखा। कोई उपहास नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बस सन्नाटा। फिर वह दोबारा मुस्कुराया, बस उसके होठों में एक हल्की सी हलचल हुई। और उसने कुछ नहीं कहा। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि भीतरी तौर पर उसे भी नहीं लगता था कि वह हार जाएगा। अभी नहीं, बाद में नहीं, अगर कुछ भी, उसे कभी हारने की संभावना ही नहीं दिखती थी। स्टेडियम एक बार फिर हिलने लगा। माइकल के प्रदर्शन से दर्शक अभी भी उत्साहित थे, लेकिन अधिकारियों ने अगले समूह के लिए मंच को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया था। अब अगले दौर का समय आ गया था। माइकल के दौर के बाद मची अफरा तफरी और उत्साह की तुलना में इस दौर की शुरुआत बहुत ही सादे ढंग से हुई। अधिकारियों ने शुरुआत की घोषणा भी उतनी ही ऊर्जा के साथ नहीं की। कुछ ही देर में 100 नंबर पुकारे गए। कुछ ही देर में 100 युवक दर्शकों के बीच से नीचे उतरकर मंच की ओर बढ़ने लगे। उनमें से अधिकतर औसत दर्जे के दिखते थे, कुछ तो देखने में प्रभावशाली थे। अपनी सीट पर बैठे माइकल ने खास दिलचस्पी से नहीं देखा। वह थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, बाहें क्रॉस की हुई थीं और आंखें आधी झुकी हुई थीं। हालांकि रेन ने अखाड़े की ओर एक नजर जरूर डाली। वह जिज्ञासु था। इसके कुछ ही समय बाद अगला मुकदमा शुरू हुआ। 100 लोगों का समूह अब परिचित हो चुके पत्थर के चबूतरे पर फैल गया। उनके भावों में घबराहट और उत्साह का मिश्रण था। पहले के चरणों की तुलना में माहौल शांत था। किसी ने भी अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। अखाड़े की दीवार में लगा हुआ द्वार चरमराते हुए खुल गया। 10 भेड़िए बाहर निकले। वे विशेष रूप से भिन्न नहीं थे, आकार और क्रूरता के मामले में लगभग वैसे ही थे जैसे पहले के परीक्षणों में पाए गए थे। प्रतिभागियों ने सराहनीय रूप से अच्छी प्रतिक्रिया दी। तुरंत ही समूह बन गए। जो लोग समूह में शामिल हुए थे वे एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। कुछ ही सेकंड में लड़ाई छिड़ गई। तलवारें पंजों से टकराईं। एक क्रूर हमले से ढाल चकनाचूर हो गई, लेकिन रक्षक डटा रहा। वह साफ था, कुशल, लगभग नीरस। यहां तक कि रेन, जो पहले ध्यान से देख रहा था, धीरे धीरे अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। उनकी भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। इस बार कोई हैरानी नहीं होगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा दौर शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। 22 प्रतिभागी विजयी होकर खड़े थे, खून से लथपथ थे लेकिन सीधे खड़े थे, और कुछ क्षणों के लिए भीड़ ने उन्हें विनम्रतापूर्वक तालियां बजाकर बधाई दी। कोई विराम नहीं था, कोई भव्य भाषण नहीं, ये केवल एक सुव्यवस्थित परीक्षा की कुशल लय है जो अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अंतिम 100। जैसे ही आखिरी समूह नीचे उतरा, दर्शकों में हलचल मच गई। इससे पहले के राउंड की तरह इस चरण में भी भव्यता का कोई संकेत नहीं दिखा। 100 प्रतियोगी तेजी से कतार में खड़े हो गए। कुछ घबराकर इधर उधर देख रहे थे, जबकि अन्य अंत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। द्वार खुल गया। 10 भेड़िए फिर से प्रकट हुए, और पिछले दौर की तरह ही सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। तलवारें दांतों से टकराईं, ढालें मजबूती से जकड़ी हुई थीं। लेकिन एक अंतर था, पहले के समूहों के विपरीत इस बैच ने आश्चर्यजनक रूप से एक साथ मिलकर अच्छा काम किया। सौहार्द, यही यहाँ महत्वपूर्ण बात थी। वे सबसे ताकतवर नहीं थे, वे सबसे दिखावटी भी नहीं थे।
लेकिन वे संगठित थे और इसी बात ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वे किसी तरह 10 मिनट तक डटे रहे, फिर नीले रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आकर भेड़ियों को मार डाला। हालांकि कोई रोमांच नहीं था, फिर भी इस समूह के काम करने के तरीके में एक ताजगी भरी अनुभूति थी। ये प्रतिभा का प्रदर्शन कम और सहयोग का प्रदर्शन अधिक था। रेन अपनी सीट पर सुस्त होकर बैठा था, उसने हल्का सा सिर हिलाया। मुकदमा समाप्त हो गया था। किसी भी प्रतिभागी की मृत्यु नहीं हुई या कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुल मिलाकर 36 प्रतिभागियों ने अर्हता प्राप्त की थी। ये पूरे दिन का सबसे बड़ा सफल समूह था। नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र की महिला अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, तभी स्टेडियम में फुसफुसाहट फैल गई। उसने अपना हाथ उठाया और दर्शक स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज पत्थर पर स्पष्ट और तीखी गूंज उठी। उन्होंने कहा, इसी के साथ इस मुकदमे की चौथी और अंतिम लहर समाप्त हो गई है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, अंतिम चरण से 36 प्रतिभागियों ने अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, जिससे सफल उम्मीदवारों की हमारी कुल संख्या 88 हो गई है। एक बीट। अब भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। कुछ लोग संख्या देखकर आश्चर्यचकित थे, जबकि अन्य प्रसन्न थे। लेकिन महिला की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने दूसरा हाथ उठाया और अपनी छाती पर लगे बैज को छुआ। जादुई आकृति चमक उठी। उन्होंने घोषणा की, इसके अतिरिक्त 33 प्रतिभागी जिन्हें सौभाग्यवश आज के चरण से छूट दी गई थी, वे भी अगले चरण में शामिल होंगे। भीड़ में एक बार फिर सिसकियों की लहर दौड़ गई। अपनी बात समाप्त करते हुए अधेड़ उम्र की महिला की निगाहें पूरे मैदान पर घूम गईं। कुल मिलाकर 121 प्रतिभागी अगले परीक्षण में आगे बढ़ेंगे। वह थोड़ी देर रुकी, फिर निर्णायक स्वर में बोली, कल सुबह सूर्योदय के समय अगला चरण शुरू होगा। जो लोग इसे पार कर लेंगे वे वास्तव में ड्यूक की नजर में जगह पाने के हकदार होंगे। इसी के साथ परीक्षण चरण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। प्रतिभागी मैदान छोड़कर जाने लगे, लेकिन ऊपर की सीटों पर माइकल अपनी जगह से हिला तक नहीं था। रेन भी ऐसा नहीं कर पाया था। वे चुपचाप बैठे रहे। 88, रेन ने धीरे से कहा, प्लस 33। उसने उस संख्या को अधर में लगकर रहने दिया। 121 प्रतियोगी। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। रेन ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। इतने सारे लोगों को हराना आसान नहीं होगा। माइकल आखिरकार हिला, उसकी आवाज धीमी थी, जरूरी नहीं। और बस इसी तरह रेन मुस्कुरा उठा। शायद जैसे जैसे भीड़ कम होती गई और डूबते सूरज की रोशनी में मंच धुंधला होता गया, माइकल खुद को विचारों में खोया हुआ पाया। 121 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यही वह संख्या थी जो आगे बढ़ेगी। ये रकम बड़ी लग रही थी, लेकिन उसे संख्याओं की चिंता नहीं थी। नहीं, उसके मन में कुछ और ही बात खटक रही थी। ड्यूक का ध्यान। इस प्रतियोगिता का यही लक्ष्य था। यही नहीं, बल्कि इससे कुछ अधिक भी। ड्यूक की बेटी। घोषित पुरस्कारों में से एक उनका विवाह प्रस्ताव था। कुछ लोगों का, और शायद अधिकांश लोगों का, यही लक्ष्य था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी। मुकदमे शुरू होने से बहुत पहले ही इसे सार्वजनिक कर दिया गया था। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो कोई सच्चा कुलीन उत्तराधिकारी क्यों नहीं आया? आज मुकदमे का सामना कर रहे लोगों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कोई उल्लेखनीय राजचिन्ह धारण किया हो। कोई भी धूमधाम से नहीं आया था। न कोई अंगरक्षक, न कोई झंडा, न ही किसी मार्क्विस का कोई दूर का रिश्तेदार अपने वंश का ऐलान करने आया था। माइकल की भौहें तन गईं। ये बात समझ में नहीं आई। जोखिम के बावजूद कुछ कुलीन पुत्रों ने प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास अवश्य किया होगा। ड्यूक के वंश में विवाह करने, सत्ता, धन और वैधता प्राप्त करने का अवसर, यह एक ऐसा अवसर था जो उन्हें पतंगों की तरह आकर्षित करता। तो वे अनुपस्थित क्यों थे? उसकी निगाहें स्टेडियम से बाहर निकल रहे प्रतिभागियों की पंक्तियों पर घूम गईं। वह सोचने लगा, आखिर हो क्या रहा है? या शायद वे छूट प्राप्त 33 लोगों में शामिल थे। ऐसा कदम घिनौना होगा, लेकिन ये ड्यूक की प्रतियोगिता है, ड्यूक के नियम है। ऐसा संभव लग रहा था, बल्कि इसकी संभावना भी थी। फिर भी ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रही। उन्हें यह नहीं पता था कि एक ऐसा ही कुलीन उत्तराधिकारी उनके ठीक सामने बैठा था। उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। रेन के पहनावे में कोई भी बात विशेषाधिकार का संकेत नहीं देती थी। न उसके कपड़ों में, न उसके हाव भाव में, और निश्चित रूप से उसकी कमर पर लटकी वह लकड़ी की तलवार तो बिल्कुल नहीं। लेकिन भले ही आज रईस चुप रहे हो, माइकल को एक आशंका थी। उसने सोचा, कल, अगर तब नहीं तो जल्द ही। जब तक प्रतियोगिता जारी रहेगी, सच्चाई सामने आती रहेगी। ये मुकदमा महज एक औपचारिकता थी। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का पूरा दिन बस इतना ही था। असली मुकदमा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। जैसे ही भीड़ का आखिरी हिस्सा भी स्टेडियम से बाहर निकलने लगा, आखिरकार दोनों लड़के अपनी सीटों से खड़े हो गए। पहले तो दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस साथ साथ चलते रहे। फिर रेन ने चुप्पी तोड़ी तो उसने सहज भाव से पूछा, क्या आप भी राजधानी में रहते हैं? माइकल ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। सवाल उतना अजीब नहीं था, लेकिन फिर भी उसे रेन पर काफी शक था। खैर, सच बोलने में कोई हर्ज नहीं था। हाँ, माइकल ने कहा, मैं करता हूँ। वह इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। रेन चलना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह उसकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर श्रद्धा का भाव था। तुम सच कह रहे हो? माइकल ने पलकें झपकाई। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, तुम रहते हो राजधानी में, जैसे तुम्हारी अपनी जगह हो। रेन ने इसे एक पवित्र मंत्र की तरह दोहराया, आंखें चौड़ी और शरीर सख्त। उसने अपना हाथ कमर पर बंधी लकड़ी की तलवार पर भी रखा, मानो खुद को जमीन से जोड़ रहा हो। तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? माइकल ने सचमुच उलझन में पूछा। रेन ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे ऐसे घूरता रहा जैसे वह कोई चलता फिरता चमत्कार हो। तुम तो मानो धन के देवता हो, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे लगता है तुम बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। नहीं, रेन ने पास आते हुए धीमी और लगभग उदास आवाज में कहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा।
क्या तुम्हें पता है कि राजधानी में जगह पाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? और आम लोगों को मिलने वाली अनुदान सहायता की तो बात ही छोड़ो। राजधानी का सबसे गरीब व्यापारी भी मेरे पूरे परिवार से ज्यादा अमीर है। आपका परिवार? रेन ने शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे खुजली की। मैं एक छोटे से सामंत परिवार से हूँ, लायनहॉट साम्राज्य के बाहरी इलाके से बहुत दूर। हमारी अधिकांश संपत्ति जमीन और परंपराओं में निहित है। पुराने नाम, खाली खजाने। हम रईसों की तरह रहते हैं क्योंकि हमसे यही उम्मीद की जाती है, लेकिन हम जैसे तैसे गुजारा करते हैं। माइकल ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। रेन देखने में गरीब नहीं लग रहा था, सच में नहीं, लेकिन उसमें किसी लाड़ प्यार वाले वारिस जैसी सहजता या नजाकत भी नहीं थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे लेकिन सादे थे। उसकी तलवार लकड़ी की बनी हुई और इस्तेमाल से घिसी हुई, स्पष्ट रूप से दिखावे की वस्तु नहीं बल्कि एक औजार थी। और अब उस आदरपूर्ण लहजे का अर्थ समझ में आ गया। एक संघर्षरत कुलीन व्यक्ति के लिए एक ऐसा युवक जो राजधानी में रहने का सामर्थ्य रखता हो, भले ही वह बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा ही क्यों न हो, अकल्पनीय रूप से समृद्ध प्रतीत होगा। माइकल ने सांस छोड़ी। यह उतना प्रभावशाली नहीं है, शायद तुम्हारे लिए, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा। मेरे लिए? वो तो ड्यूक बनने की आधी राह है। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या उसे टोके, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे आगे बढ़ गए। वे कुछ देर तक सौहार्दपूर्ण मौन में चलते रहे और पीछे छूटती भीड़ की हल्की हल्की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। कुछ क्षण बाद रेन ने फिर से बात की। तो क्या आप हथियार का इस्तेमाल करते हैं? माइकल ने उसकी तरफ देखा। हाँ, स्पीयर। रेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। लेकिन आप इसे आज अपने साथ नहीं लाए। मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, माइकल ने बिना रुके जवाब दिया। ये सच था, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। रेन को यह नहीं पता था कि माइकल के पास उसका भाला हमेशा रहता था। बस वह उसकी पीठ पर बंधा हुआ या किसी म्यान में लटका हुआ नहीं होता था। वह एक अलग जगह पर मौजूद होता था। वह इसे पल भर में बुला सकता था, लेकिन मुकदमे के लिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। रेन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, भाला? हमारी उम्र के लोग तो भाला इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर लोग तलवार या कटार पसंद करते हैं। वो ज्यादा आकर्षक होते हैं। कम प्रशिक्षण से ही उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। भाले के लिए धैर्य, दूरी और लय की जरूरत होती है। माइकल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और रुचि से रेन की ओर देखने लगा। अखाड़े के मंच पर रेन की गतिविधियों से पता चलता है कि उसकी तलवारबाजी कम से कम मध्यवर्ती स्तर की निपुणता तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उन्हें और बोलते हुए सुनने के बाद क्या यह संभव था कि वह केवल तलवारबाजी में ही कुशल न हो? माइकल की निगाहें कुछ पल के लिए रेन पर टिकी रहीं, फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम तलवार के अलावा किसी और हथियार का इस्तेमाल करना जानते हो? रेन ने पलकें झपकाईं। मैं? माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे तुमने पहले भाला चलाने का प्रशिक्षण लिया हो। रेन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपनी गर्दन खुजलाई। नहीं, मैंने तो बस तलवार चलाना ही सीखा है। उसने अपनी कमर पर बंधी पुरानी तलवार की मूठ थपथपाई। ये तलवार मेरे पास 5 साल की उम्र से है। माइकल ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर आपको भालों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? रेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरा एक भाई है। वह मुझसे कुछ साल बड़ा है। वह भाला चलाता है। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन वह तुरंत समझ गया। तो तुमने उसे देखकर ये सब सीखा? माइकल ने पूछा। रेन ने सिर हिलाया। लगभग। माइकल कुछ देर तक चुप रहा और कुछ नहीं बोला। इसी बीच रेन अजीब से भावों के साथ माइकल को देख रहा था। एक तो यह उनकी पहली मुलाकात के बाद से सबसे लंबी बातचीत थी, और दूसरा, रेन को अब गंभीरता से आश्चर्य होने लगा था। आखिर यह आदमी कौन था? जब माइकल ने बताया कि वह एक कुलीन परिवार से है, तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। बस थोड़ी सी हैरानी हुई। न लहजे में कोई बदलाव, न कोई अजीब सी चुप्पी, न ही घबराहट भरी चापलूसी। ऐसा कम ही देखने को मिलता था। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर रुतबा ही ये तय करता था कि कोई व्यक्ति झुकेगा या गर्व से खड़ा रहेगा, उस तरह की प्रतिक्रिया क्या उसकी कमी बहुत कुछ कहती थी। रेन को अपने पिता द्वारा कही गई एक बात याद आई। ये स्थानीय व्यापारी संघ के साथ व्यापारिक अधिकारों को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान की बात थी, जब रेन इतना छोटा था कि वह ये नहीं समझ पाता था कि वे आम लोगों के सामने लगभग झुक क्यों रहे थे। बाद में उसके पिता ने उसे बिठाकर कहा, भले ही हम कुलीन वर्ग से हैं, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनके साथ हमें मार्क्वेसों से भी अधिक सम्मान से पेश आना पड़ता है। उनमें से कुछ तो नाश्ते से पहले ही हमारी 3 जागीरें खरीद सकते हैं। बड़े होकर तुम ये बात समझ जाओगे। अब माइकल के बगल में चलते हुए रेन को बात समझ में आ गई, या उसे लगा कि उसने ऐसा किया। क्या वह किसी व्यापारी का बेटा है? रेन का पहला अनुमान यही था। माइकल के पास न कोई सेवक था, न कोई अंगरक्षक, न ही उसके कपड़ों पर कोई पारिवारिक चिन्ह बना हुआ था। वह अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, फिर भी उसका व्यवहार ऐसा था मानो उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत न हो। इस तरह की शांत उपस्थिति केवल धन दौलत से नहीं आती। लेकिन फिर दोबारा, क्या कोई व्यापारी इस तरह के जानवर को पाल पोस सकता है? मुकदमे की सुनवाई के दौरान माइकल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई जानवर इंसान की खाल में हो। रेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने पहले कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन शायद माइकल एक कुलीन व्यक्ति था, बस दिखावटी किस्म का नहीं। शायद वह उन पुराने खानदानों में से एक था जो प्रतीक चिन्हों या उपाधियों की परवाह नहीं करते थे। वे लोग जो दरबारों से दूर रहते थे और अपनी ताकत के बल पर विरासत बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। या शायद हो सकता है कि वह बिल्कुल ही कुछ और ही था। तारांकन 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 तारांकन।
फिर भी जब ये सभी विचार रेन के दिमाग में घूम रहे थे, एक बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई। मैदान में मौजूद अन्य लोगों के मन में भी उसे इस तरह चलते हुए देखने के बाद शायद यही विचार आया होगा, क्योंकि जबकि वह माइकल को एक दरिंदा समझता था, उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वह भी ऐसा ही था। माइकल और रेन कंधे से कंधा मिलाकर बाहरी बाजार की मुख्य सड़क पर चल रहे थे। वे इमारतों के ऐसे समूहों से गुजरे जिन पर उम्र का गहरा प्रभाव साफ दिखाई देता था। समय के साथ पत्थर की दीवारें टूट फूट गई थीं और छतों पर कपड़े के पैच लगे हुए थे। यहीं से हम अलग होंगे, ठीक है, रेन ने आखिरकार कहा और उस कोने पर रुक गया जहां बाजार कई गलियों में बढ़ जाता था। माइकल रुका और उसकी ओर देखा। मेरा सराय उस तरफ है, रेन ने बाईं ओर इशारा करते हुए कहा। यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ गर्म रोटी मिलती है और सोते समय आपके जूते नहीं चुराते। आमतौर पर। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? रेन ने थोड़ा सिर झुकाते हुए पूछा। तुम्हारी दिशा कौन सी है? माइकल ने सबसे दाहिनी ओर वाले रास्ते की ओर देखा, एक ऐसा रास्ता जो एक शांत, बेहतर ढंग से पक्की सड़क की ओर जाता था जहां माना दीपों की हल्की हल्की रोशनी थोड़ी अधिक चमक रही थी। जिले के दूसरे हिस्से में। रेन ने धीरे से सीटी बजाई। वाह, माइकल ने कुछ नहीं कहा। अंत में रेन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, लगता है कल मिलते हैं, है ना? माइकल ने हाथ बढ़ाने से पहले आधे सेकंड के लिए उस हाथ को देखा। हाँ, उसने कहा, कल। रेन ने जोर से हाथ हिलाया, फिर एक टेढ़ी मुस्कान बिखेरी और मुड़कर आराम से चलते हुए गली में गायब हो गया। उसकी लकड़ी की तलवार उसकी कमर पर उछल रही थी। माइकल ने कुछ देर तक उसे जाते हुए देखा, फिर वह मुड़ा और दूसरी तरफ चलने लगा। उसकी चाल शांत थी लेकिन स्थिर थी। अंततः माइकल अपने घर पहुंच गया। हालांकि जैसे ही माइकल दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने ही वाला था, वह रुक गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ लिया और एस थे। माइकल को पहले ही इसका आभास हो गया था, इसीलिए उसने अपनी कार्रवाई रोक दी थी। माइकल के साथ उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं थी। उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की थी, एक मूर्खतापूर्ण योजना जो न केवल हताशा से बल्कि द्वेष से भी जन्मी थी। वे पेशे से चोर नहीं थे। वे शहर के बाहरी इलाके के उबड़-खाबड़ हिस्से के दो साधारण लोग थे जो वर्षों से उन रईसों द्वारा तिरस्कृत किए जाने से दुखी थे, जो सत्ता और धन का प्रदर्शन ऐसे करते थे मानो वे उनका दैवीय अधिकार हो। जिन लोगों ने उनसे कोई अनमोल चीज छीन ली। जब उन्होंने पहली बार माइकल को देखा, जो युवा, साफ सुथरा और अकेला था, तो उन्होंने उसे एक आसान शिकार समझ लिया था। एक अमीर, रईस खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का जो शायद साहसिक कारनामों में भी लिप्त है। उन्होंने सोचा कि वे उसे सबक सिखाएंगे, उसे डराएंगे, शायद उसके साथ मारपीट करेंगे और इस प्रक्रिया में कुछ कीमती सामान छीन लेंगे। लेकिन इसके बजाय उन्हें ही सबक सिखाया गया, न केवल ताकत में। हालांकि माइकल ने उन दोनों को आसानी से वश में कर लिया था, बल्कि उनकी दुनिया में कहीं अधिक दुर्लभ चीज में, संयम। माइकल ने उन्हें जरूरत से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। न कोई हड्डी टूटी, न कोई उपहास भरे शब्द कहे गए, और न ही पूरी तरह से हार के अपमान के अलावा कोई और सजा दी गई। वह उनकी शिकायत कर सकता था, उन्हें शाही कानून के तहत दाग लगवा सकता था या गुलाम बना सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें रहने दिया। उन्होंने उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार नहीं किया, नहीं, लेकिन उन्होंने उनके साथ कचरे जैसा व्यवहार भी नहीं किया। उन्होंने उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया। और उन दो आम लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुलीन अहंकार के बोझ तले दबे हुए बिताया था, ये किसी भी पिटाई से कहीं अधिक कष्टदायक था। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल गईं। उसने उन्हें खाना दिया, रहने के लिए छत दी, काम दिया। वह आदेश नहीं देता था, लेकिन प्रयास की अपेक्षा रखता था। उन्होंने उनकी चापलूसी नहीं की, लेकिन उन्होंने सुधार जरूर देखा। इतना ही उनके अनिच्छापूर्वक सम्मान को अर्जित करने के लिए काफी था। लेकिन जिस बात ने वास्तव में उनकी पुरानी धारणा को चकनाचूर कर दिया, जिसने उस अदृश्य दीवार को तोड़ दिया, जिसने उन्हें उसे एक और ऐसे रईस के रूप में देखने पर मजबूर किया जिससे वे घृणा करते थे, वह दिन था जब माइकल ने उन दोनों को परिष्कृत साधना पूरकों का एक सेट सौंपा। उन्होंने बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी भाषण के, केवल निर्देश देकर उन्हें सौंप दिया। बस इतना ही था। उनके पास उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं था, कोई लाभ नहीं। वे प्रतिभाशाली नहीं थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया था कि उनकी प्रतिभाएं औसत दर्जे की भी नहीं थी, लेकिन माइकल को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने फिर भी उन्हें मौका दिया, और किसी तरह इसने दया से उपजी किसी भी उदारता से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया, हाँ, लेकिन कभी गुलामों जैसा नहीं। उन्होंने आदेश दिए लेकिन अपमान नहीं किया। उन्होंने दूरी बनाए रखी लेकिन तिरस्कार नहीं किया। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वे उसकी दुनिया में एक खास स्थान रखते हों। और अब कई हफ्तों बाद जब वे उसके दरवाजे पर खड़े होकर सहज रूप से झुके, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि वे ऐसा करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा डर के मारे नहीं किया। उन्होंने सम्मान के कारण ऐसा किया, और एक खामोश बढ़ती हुई वफादारी जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। उनकी अभिवादन के जवाब में हल्का सा सिर हिलाने के बाद माइकल मुड़ा और उन दोनों पर डिटेक्ट को सक्रिय कर दिया। लिया अब लेवल 4 पर थी, जबकि एस लेवल 5 पर पहुंच चुका था। एक हफ्ते पहले तक वे दोनों लेवल 1 पर अटके हुए थे और प्रगति का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। लेकिन माइकल द्वारा अरोरा से लाए गए आध्यात्मिक तरल और अन्य संसाधनों की मदद से, जो विशेष रूप से गैर श्रेणी के साधकों के लिए उपयोगी वस्तुएं थीं, उनकी वृद्धि तेजी से बढ़ गई थी। बेशक हर चीज की एक सीमा होती है। सुधार की यह लहर हमेशा के लिए नहीं टिकेगी। फिर भी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उन्हें 4 महीनों के भीतर अनरैंक्ड स्टेज के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे 6 महीने में ही रैंकिंग वाले चरण में पहुंच सकते हैं। माइकल ने डिटेक्ट को निष्क्रिय कर दिया। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए उन दोनों पर टिकी रहीं। वे सीधे खड़े थे, हाथ बगल में रखे, चुपचाप बोलने की अनुमति का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने पहले चुप्पी तोड़ी। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? लिया ने तुरंत जवाब दिया, बाजार चलते हैं महाराज। हम खाद्य सामग्री फिर से भरने की योजना बना रहे थे। अधिकांश भंडार खाली हैं। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या सच में? उन्हें सचमुच कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह लापरवाह था, हालांकि इस मामले में शायद वह लापरवाह था। बस वह घर पर खाना बहुत कम खाता था। फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, क्या आपके पास पर्याप्त सिक्के हैं? एस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जी महाराज, आपने हमें जो आखिरी रकम दी थी वह काफी थी। हमने खर्चों का अच्छे से प्रबंधन किया है। माइकल ने आगे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ो। जी हाँ महाराज, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया और एक बार फिर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। बिना और देरी किए वे मुर्रे और तेज लेकिन व्यवस्थित कदमों से रास्ते पर आगे बढ़ गए। माइकल ने उन्हें जाते हुए कुछ क्षणों तक देखा, फिर मुड़ गया। माइकल अपने कमरे में लौटा और ध्यान करने के लिए बैठ गया। हाल ही में उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। फिलहाल उनका ध्यान प्रतियोगिता पर केंद्रित था, एक ऐसा लक्ष्य जिसके बारे में उनका मानना था कि वह सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। फिर उसके मरे हुए लोग थे जो धैर्यपूर्वक विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके पास फिलहाल इतने विकास अंक हैं कि वह उनमें से 10 को असाधारण रैंक तक पहुंचा सकता है। इतना ही उसके रैंक एडवांसमेंट मिशन को पूरा करने के लिए काफी होगा। लेकिन माइकल संतुष्ट नहीं था। 10 काफी नहीं थे। 10 अंक मिलने पर भी उसे पदोन्नति मूल्यांकन में पूर्ण अंक नहीं मिल पाते, और यही वह न्यूनतम लक्ष्य था जिसके लिए वह प्रयास कर रहा था। और फिर जाहिर है कॉलेज की परीक्षाएं भी तेजी से नजदीक आ रही थीं। सौभाग्यवश कोई विवाद नहीं हुआ। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता तो वह बिना किसी समस्या के उन सभी को संभाल सकता था। फिलहाल धारा के साथ बहने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और इसलिए माइकल ने काफी देर तक ध्यान किया। अगले दिन माइकल सुबह जल्दी उठ गया। नहाने के बाद उसने अलमारी में हाथ डाला और एक और काला चोगा निकाला, चिकना, सादा, लेकिन उसकी पसंद के हिसाब से बिल्कुल सही। उसने कपड़े पर हाथ फेरा और हल्के से सिर हिलाया। अच्छा लग रहा था, इतना ही काफी था। तैयार होकर वह घर से बाहर निकला और अखाड़े की ओर जाने वाली परिचित सड़क पर चल पड़ा। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। कल सड़कों के किनारे ज्यादातर आम लोग ही नजर आ रहे थे, लेकिन आज भीड़ का स्वरूप बदल गया था। वहां कुलीन वर्ग के लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने जरूर कि अलग दिख सके। उनकी गाड़ियां सुबह की पहली किरण में चमकते हुए पॉलिश किए हुए राजचिन्हों के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके सेवक निपुणता से कार्य कर रहे थे और सूक्ष्म इशारों से रास्ते साफ कर रहे थे। उनके लबादे चांदी की कड़ाई से सजे थे। उनके जूते धातु की टोपी से बने थे जिन पर धूल भी मुश्किल से लगी थी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कल जैसा नहीं था। एक विशेष गाड़ी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक शिखर, गोल्डन परिवार। माइकल के कदम कुछ पल के लिए धीमे हो गए। वह उस प्रतीक चिन्ह को जानता था। यह उस परिवार का था जिसने उसे मेजलियान से जुड़ने में मदद की थी। सेरिया, वह नाम उसके मन में कौंध गया। गोल्डन परिवार की जिस महिला से उन्होंने बात की थी वह बहुत बुद्धिमान थी। क्या वह उस गाड़ी में थी? माइकल ने कुछ देर और घूर कर देखा, फिर उसने उस विचार को मन से झटक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। माइक! वह घूम गया। रेन नोआ, हमेशा शांत रहने वाले बैरन का बेटा, दौड़ते हुए उसके बगल में आ गया। उसके बाल अभी भी थोड़े नम थे, शायद सुबह जल्दबाजी में बाल धोने के कारण। तुम सुबह जल्दी उठ गए, माइकल ने कहा। रेन मुस्कुराया। यही बात तुम्हारे लिए भी कही जा सकती है। मैं सोच रहा था कि कहीं तुम इतने अमीर तो नहीं हो जाओगे कि चल ही न पाओगे। माइकल ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह ... इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह तो किसी रईस के काम जैसा लगता है। बाकी सब पैदल चले और वो किसी जानवर पर सवार होकर अखाड़े तक जाए। माइकल ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास तो कोई जानवर भी नहीं है, तो क्या मरे हुए लोगों की गिनती भी होती है? रेन ने अपनी जीभ चिटकाई। अब असली आश्चर्य तो यही है। और बस यूं ही वे फिर से एक साथ कदम मिलाकर चलने लगे। दो आकृतियां एक गली में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं, जिस पर धीरे धीरे बैनर, फुसफुसाहट और बाकी सब चीजों की शांत गूंज हावी हो रही थी। दोनों बिना किसी खास परेशानी के अखाड़े में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा था। लाल वस्त्र पहने दो लोग मेहराबदार द्वार पर खड़े थे और कल दिए गए क्रमांकित बैच के लिए प्रत्येक प्रवेशकर्ता की जांच कर रहे थे। बैच के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, चाहे उनकी आवाज कितनी भी बुलंद या प्रभावशाली क्यों न हो। कुछ ही देर बाद माइकल और रेन वहां से गुजरे। उन्होंने अपने बैच दिखाए और विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। अंदर पिछले दिन से अंतर तुरंत ही स्पष्ट हो गया। कभी दर्शकों और आशावान लोगों से खचाखच भरी रहने वाली बैठने की जगह अब लगभग खाली थी। बगल का अखाड़ा स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ आम लोग और निम्न श्रेणी के प्रतिभागी हैं, दूसरी ओर कुलीन लोग बैठे थे, जिनमें सजे धजे कोट, रेशमी आस्तीन और सोने के धागे से बने मुकुट खुलेआम प्रदर्शित थे। दोनों पक्षों के बीच का अंतर काफी बड़ा था, शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों अर्थों में। माइकल ने एक पल रुककर उस पर नजर डाली, लेकिन अपनी गति धीमी नहीं की। वह उसी जगह पर गया जहां वह कल बैठा था और बिना किसी झिझक के बैठ गया। रेन भी उसके पीछे पीछे गया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, फिर रेन की निगाहें वापस उस भव्य बैठक की ओर मुड़ गईं। उसने आंखें सिकोड़ी, फिर माइकल की ओर झुक गया। अरे, तुम्हें वहां नहीं बैठना चाहिए, उसने स्पष्ट रूप से कुलीन आधे हिस्से की ओर इशारा करते हुए पूछा। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर रेन को तिरछी नजर से देखा। क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए? रेन अकड़ गया और पलके झपकाने लगा। उसने हल्की सी हंसी हंसी और अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। सही कहा, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कहना ही क्या चाहिए था।
आम लोगों की नजर में उनके बैरन वंश ने उन्हें कुलीन बना दिया था। उनका उपनाम शहर के बाहरी इलाके में धनुष बाण चलाने का अधिकार रखता था। लेकिन कुलीन वर्गों में वह बस एक सामान्य व्यक्ति से भी बड़ा था, एक गौरवशाली किसान जिसकी जमीन इतनी छोटी थी कि उसका कोई महत्व नहीं था और एक उपाधि इतनी सस्ती थी कि उसका कोई मूल्य नहीं था। माइकल ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। रेन चुप रहे। दूसरी ओर माइकल कुछ और ही कर रहा था। तभी रेन ने बोलना शुरू किया, अरे क्या ऐसा नहीं लगता कि अब स्टेडियम में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर कुलीन वर्ग की ओर देखा और जल्दी से गिनती की। 57 कुलीन पुरुष, जिनमें से अधिकांश रेशमी वस्त्रों में सजे थे, कुछ ने पारिवारिक प्रतीक चिन्हों से सजे हल्के कवच धारण किए हुए थे। उनमें से अधिकांश कल उपस्थित नहीं थे, कम से कम मुकदमों में तो नहीं, और फिर भी वे यहाँ थे, राजाओं की तरह बैठे हुए, पीठ सीधी, निगाहें कहीं और टिकी हुई। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ। सत्ता में बैठे लोग हमेशा अलग नियमों से खेलते थे, लेकिन जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि कल उत्तीर्ण हुए सभी आम नागरिक अभी भी यहीं मौजूद थे। कोई भी अनुपस्थित नहीं था, किसी की जगह किसी और को नहीं रखा गया था। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे थे। अब प्रतिभागियों की संख्या बढ़ गई थी। लोगों ने गौर किया, कानाफूसी शुरू हो गई। आम परिवार में जन्मे कुछ प्रतिभागी अपनी सीटों पर असहज महसूस करने लगे और उनकी निगाहें दूसरी तरफ घूमने लगीं, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि भला कौन करेगा? ये कुलीन वर्ग के लोग थे और यहाँ मौजूद हर कोई ठीक ठीक जानता था कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि उम्मीद थी, आप केवल दांत पीसकर धीमी आवाज में बुदबुदा सकते थे। कुलीन लोग उन्हें इतनी आसानी से पुरस्कार नहीं लेने देंगे। संभावनाओं को अपने पक्ष में झुकाए बिना नहीं। कुछ ही क्षणों बाद दो परिचित चेहरे अखाड़े में दाखिल हुए। कल वाले नीले वस्त्रधारी अधिकारी मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और महिला। वह महिला ऊंचे चबूतरे पर बैठी रही, उसके चेहरे पर शांत और भावहीनता थी। वह व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरा और मंच के बीचों बीच चला गया। हवा में उसके वस्त्र हल्के से लहरा रहे थे। स्वागत है, उन्होंने गहरी और मधुर आवाज में कहा, जो लगभग खाली स्टेडियम में गूंज रही थी। दूसरे मुकदमे में आपका स्वागत है। भीड़ में एक हल्की सी हलचल सी छा गई। बातचीत रुक गई। आप सभी को बधाई, उस व्यक्ति ने आगे कहा। यहाँ तक पहुंचने का मतलब सिर्फ एक ही है, आपने खुद को साबित कर दिया है। कुछ लोगों ने सहज रूप से सिर घुमाकर उस कुलीन पक्ष की ओर देखा, और भी कई लोगों का रवैया कड़वाहट से भर गया। लेकिन अधिकारी ने या तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। ये दूसरा परीक्षण सरल होगा, उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे मुड़ते हुए कहा। फिलहाल इसमें 178 प्रतिभागी हैं। उसने संख्या को हवा में स्थिर होने दिया। उन्होंने आगे कहा, आपका लक्ष्य उस संख्या को आधा करना है। कई लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुलीन वर्ग की ओर का हिस्सा विचित्र रूप से शांत रहा, लेकिन दूसरे हिस्से में जहां अधिकतर आम लोग बैठे थे, वहां तनाव घने कोहरे की तरह बढ़ता गया। आमने सामने की लड़ाई, उस व्यक्ति ने घोषणा की। जीत नॉकआउट, रिंग आउट या सबमिशन द्वारा होगी। हत्या की अनुमति नहीं है। जानबूझकर हत्या करने वाले किसी भी प्रतिभागी को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। माइकल अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। तो बात कुछ ऐसी है। प्रत्यक्ष छंटनी। इस बार कोई राक्षस नहीं, कोई विशेष रणनीति नहीं, बस सीधी प्रतिस्पर्धा, सिर्फ ताकत। अधिकारी बिना रुके बोलते रहे। हवा से उनके वस्त्र हिलने के बावजूद उनकी आवाज स्थिर और दृढ़ थी। अब उन्होंने मैदान पर नजर घुमाते हुए कहा, थोड़ी देर में एक अधिकारी आएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को अपना नाम और नंबर टैग दर्ज कराना होगा। उस व्यक्ति ने अखाड़े के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां लाल वस्त्र पहने सहायकों का एक समूह पहले ही क्लिपबोर्ड और टैबलेट हाथ में लिए हुए आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। पंजीकरण पूरा होने के बाद जोड़ियां यादृच्छिक रूप से बनाई जाएंगी। इसके तुरंत बाद मैच शुरू हो जाएंगे। वह व्यक्ति रुक गया। ये भाग्य की परीक्षा नहीं है, ये व्यक्तिगत क्षमता की परीक्षा है। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मानो उसमें एक भारीपन आ गया हो जो अखाड़े पर एक मोटी चादर की तरह छा गया हो। यदि आप ड्यूक के सामने खड़े होना चाहते हैं, तो साबित करें कि आप इसके योग्य हैं। इतना कहकर वह आदमी मुड़ा और नीले वस्त्र पहने महिला के बगल में मंच की ओर वापस चलने लगा, जो अभी भी न हिली थी और न ही कुछ बोली थी। उसकी पैनी निगाहें चुपचाप भीड़ को देख रही थी, मानो वह हर चीज को, प्रतिक्रियाओं, बदलावों, तनावों को ठंडी सटीकता से परख रही हो। अखाड़े के चारों ओर लाल वस्त्र पहने सहायक फैल गए। जब एक व्यक्ति उनकी पंक्ति की ओर बढ़ा तो माइकल अपनी सीट पर ही बैठा रहा। सहायक, एक युवक जिसकी उम्र संभवतः 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसके सामने थोड़ा सिर झुकाकर रुक गया। नाम और नंबर वाला टैग कृपया। माइकल ने अपनी कमर पर लगी टैग को आगे बढ़ाया। मिकनॉर। सहायक ने उस पर अंकित संख्या पर सरसरी नजर डाली और फिर सिर हिलाकर कहा, पुष्टि हो गई। उसने रेन की ओर रुख किया। रेन नोआ। रेन ने अपना टैग दिखाते हुए कहा। सहायक ने उसे लिया, वही प्रक्रिया दोहराए और फिर बिना कुछ कहे चला गया। माइकल आराम से बाहें मोड़कर बैठ गया और सहायकों को अपना काम जारी रखते हुए देखता रहा। जोड़ियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उनकी संख्या 178 थी और जल्द ही ये संख्या 89 हो जाएगी। माइकल को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, लेकिन मैदान में तिरछी निगाहों, दबी हुई फुसफुसाहटों और तनावग्रस्त कंधों को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह वह न हो। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी निगाहें विभाजित अखाड़े पर घूम गईं। उसने फिर से उस सूक्ष्म बदलाव को महसूस किया, ध्यान के उन सूक्ष्म परिवर्तनों को। वह आम लोगों की आंखों में दिख रहे भाव को समझ सकता था। उन्होंने उसे कल लड़ते हुए देखा था। उन्होंने भेड़ियों को तूफान में पत्तों की तरह गिरते देखा था, उसे बिना किसी खरोंच के मुकदमे की कार्यवाही से गुजरते देखा था, और उसे एक ही हाथ से दूसरे प्रतिभागी को थप्पड़ मारकर बेहोश करते देखा था। उन्होंने उसकी ताकत को महसूस किया था, लेकिन कुछ रईसों की निगाहें देखकर वह भ्रमित हो गया।
वे तो कल मौजूद भी नहीं थे। उसे इस बात का पूरा यकीन था। फिर भी उनकी आंखों में सतर्कता भी झलक रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, जैसे कि उन्हें कुछ पता हो। माइकल ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। क्या ये बात फैल गई थी? ये संभव था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह पूरी तरह से लोगों की नजरों से ओझल नहीं हुआ था। इसके लिए बस एक ऐसे कुलीन व्यक्ति की जरूरत होगी जिसके पास रिपोर्ट खरीदने के लिए साधन और रुचि हो। इसके अलावा राजधानी जैसी जगह में सूचना खून की तरह बहती थी। अगर आपके पास पैसा या जान पहचान होती तो आप पता लगा सकते थे कि उस सुबह किसने अपने जूते के फीते गलत बांधे थे। माइकल ने नाक से एक गहरी सांस छोड़ी। इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें देखने दो, उन्हें सोचने दो। असल में वह इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि उन्होंने उसे कैसे पहचाना। क्या ये किसी चित्र के माध्यम से था? और क्या वे कल के उनके प्रदर्शन के कारण सतर्क थे, या किसी और वजह से? शायद कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से। इसी बीच माइकल के बगल में रेन अपनी सीट पर थोड़ा हिल गया। माइकल ने सीधे उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने उसके शरीर में सूक्ष्म तनाव को महसूस किया। उसकी त्वरित नजर जिस तरह से उसकी उंगलियां उसकी कमर पर रखी लकड़ी की तलवार पर हल्के से थपथपा रही थी। वह घबराया हुआ था। यह उस तरह का डर नहीं था जिससे लोग कांपने लगे। बस सतर्क रहें। रेन थोड़ा मुड़ा और तिरछी नजरों से माइकल को देखने लगा। कृपया मेरी तरह मत बनो। उसके चेहरे के हाव भाव यही कह रहे थे। माइकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रेन कई तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। और हालांकि उसने माइकल के साथ मजाक किया, उसे चिढ़ाया और एक साथी के रूप में उसके साथ चला, वह ये नहीं भूला था कि माइकल क्या था। एक राक्षस। यही वह सच्चाई थी जिसे रेन खुलकर नहीं कह रहा था। उसे नहीं लगता था कि वह हारेगा, बिल्कुल भी नहीं। असल में रेन को अपनी तलवार पर पूरा भरोसा था, लेकिन हमेशा कोई न कोई शर्त होती थी। अगर संभव हो तो रेन उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करना चाहेगा। अखाड़े में एक धीमी घंटी की आवाज गूंजी और नीले वस्त्र पहने महिला अंततः खड़ी हो गई। मुकदमे की शुरुआत के बाद पहली बार वह आगे आई। उसका चेहरा भावहीन और शांत था। जब उसकी आवाज आई तो वह तीखी और स्पष्ट थी। पहला मुकाबला डेरेक हॉर्न बनाम लुडोवेन। मंच की ओर बढ़े। दोनों युवक अखाड़े के विपरीत छोरों से खड़े थे, एक आम लोगों के हिस्से से, दूसरा उसी तरफ के किनारे से। दोनों में से कोई भी कुलीन वर्ग से नहीं था, ये बात स्पष्ट थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, उनके और अन्य प्रतिभागियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। दोनों के पास हथियार थे, लेकिन समानता यही खत्म हो गई। एक के पास टूटी फूटी तलवार थी जिस पर कोई म्यान नहीं था। दूसरे के पास एक भद्दा भाला था जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसे कई बार जोड़ा गया हो। भाले की नोक कुंद थी और पकड़ के पास उसके डंडे में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। माइकल की निगाहें एक पल के लिए उनकी ओर घूमी, फिर हट गईं। कल के विपरीत आज लगभग सभी प्रतिभागी हथियारों से लैस होकर आए थे। तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां, यहाँ तक कि कुछ अजीबोगरीब उपकरण भी जो देखने में कुछ हद तक तकनीक और कुछ हद तक कलाकृति जैसे लग रहे थे। कवच भी, गरीबों के लिए हल्का चमड़ा और अमीरों के लिए परिष्कृत जादुई शक्ति से बुना हुआ कपड़ा। सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उसके अलावा सभी लोग अपने काले आकर्षक चोगे में माइकल किसी प्रतियोगी से ज्यादा एक घुमंतु विद्वान की तरह दिख रहा था। न कोई कवच, न कोई हथियार। वह शांत और संयमित होकर बैठा था, लगभग अलग थलग। कुछ निगाहें फिर से उसकी ओर घूमी। उसके बाद तो और भी ज्यादा निगाहें उस पर पड़ी, क्योंकि जिस जगह पर हर कोई युद्ध में जाने की तैयारी में लगा हुआ था, वहां वह ऐसा लग रहा था जैसे वह यूं ही टहलते हुए गलती से किसी गलत कार्यक्रम में पहुंच गया हो। लेकिन केवल एक मूर्ख ही उसे निहत्था समझेगा। रेन ने भी इस अंतर को महसूस किया। उसने भी ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन माइकल की तुलना में वह कम से कम तैयार तो दिख रहा था। वह माइकल के बगल में खिसक गया, अपनी बाहों को कसकर बांधे हुए। मंच पर मौजूद वे दोनों तैयार नहीं थे। उनके शरीर तनावग्रस्त थे, कदमों की चाल लड़खड़ा रही थी। उन पर डर हावी था। उसे बुरा लगा। जरूरी नहीं कि यह उनके लिए ही हो, लेकिन यह मुकदमा जिस रूप में आकार ले रहा था। फिर लगभग अनजाने में ही उसकी निगाहें एक बार फिर माइकल की ओर मुड़ गईं। उसने उसकी शांत मुद्रा को देखा, जिस तरह से उसकी आंखें इधर उधर नहीं भटक रही थीं, जिस तरह से वह जरा भी बेचैन नहीं हो रहा था। रेन ने राहत की सांस ली। नीले वस्त्रधारी महिला ने हाथ हिलाकर शुरुआत का संकेत दिया। डेरेक और लूडो एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर हताशा और बेबसी के साथ एक दूसरे पर झपटे। ये बहुत तेज था, ठीक वैसे ही जैसे दो डरे हुए जानवर आपस में भिड़ जाते हैं। उनके हथियार एक धीमी सी खड़खड़ाहट के साथ टकराए, धातु पर धातु की आवाज, लेकिन अच्छी तरह से गड़े गए ब्लेडों की तरह परिष्कृत गूंज नहीं। ये बेधगा था, वृहद शक्ति जिसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ था। दोनों ने कई बार निशाना चूका, तब जाकर कहीं जाकर सही प्रहार हुआ। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया और तटस्थ भाव से उन्हें देखने लगा। वे यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों से अधिक उम्र के थे, संभवतः प्रतियोगिता की आयु सीमा के करीब पहुंच चुके थे। वास्तव में हो सकता है कि वे उस सीमा को पार भी कर चुके हों। उनकी हरकतों को देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे अप्रशिक्षित नहीं थे, बस अपरिष्कृत। उनके पैरों की चाल बहुत ही सहज थी। उनका प्रवाह बहुत ही अकड़ा हुआ था। उनमें एक असली योद्धा की तरह सहज बदलाव की कमी थी, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसने तलवार को सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि उसका अभ्यास किया हो। माइकल के अनुमान के अनुसार प्राथमिक कक्षा में उनकी रैंक कितनी होगी? अचानक उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। ये परीक्षण केवल संख्या कम करने के लिए नहीं है। शायद इसका उद्देश्य अयोग्य लोगों को बेनकाब करना था, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो भाग्य या चतुराई से पहली परीक्षा पास कर चुके थे। मंच पर वे दोनों, वे अगले चरण में टिक नहीं पाएंगे। भले ही उनमें से कोई एक जीत जाए, तब तक वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके होंगे। ड्यूक के सामने खड़े होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था।
माइकल की भौहें थोड़ी नीचे झुक गईं, लेकिन फिर वह रुक गया। फिर भी एक खामी रह गई थी। कोई व्यक्ति मध्यवर्ती रैंक पर न भी हो, लेकिन अगर उनमें क्षमता है तो वे आगे बढ़ सकते हैं। माइकल की निगाहें एक बार फिर मंच पर टिक गईं। लूडो के कंधे पर हल्का सा वार करने से डेरेक लड़खड़ा गया। लूडो ने अपनी टूटी हुई तलवार से बेतहाशा वार करते हुए उस पर हमला जारी रखा। डेरेक झुक गया, फिर उसने पलटवार किया। लूडो घुटनों के बल गिर गया। मैच लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन माइकल ने देखना बंद कर दिया था। उसने काफी कुछ देख लिया था। परिणाम तो अपरिहार्य था। लूडो ने फिर वार किया, बहुत ज्यादा चौड़ा, बहुत ऊपर। डेरेक ने बीच में आकर अपना कंधा उस बूढ़े आदमी की छाती पर मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लूडो के हाथों से वह भद्दा भाला छिटक कर अखाड़े के फर्श पर लुढ़क गया। एक पल बाद नीले वस्त्रधारी महिला ने अपना हाथ उठाया। विजेता डेरेक हॉर्न। आम लोगों की तरफ से कुछ औपचारिक तालियां बजीं। उनमें कोई खुशी नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, बस लोगों द्वारा परिणाम को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की आवाज थी। माइकल ने ताली नहीं बजाई, रेन ने भी नहीं बजाई। डेरेक ने कांपते हाथों से लूडो को सहारा दिया और दोनों लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए। उनके कदमों में कोई गर्व या जोश नहीं था। इसके अलावा माइकल ने देखा कि मंच से थोड़ी दूरी पर दोनों के नंबर टैग ले लिए गए थे। विजेता को बाहर नहीं किया गया था। वह बहस करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसने बहस नहीं की। मंच खाली कर दिया गया था। जल्द ही एक और जोड़ी की घोषणा की जाएगी। माइकल की निगाहें एक बार फिर अखाड़े पर घूम गईं। आम लोग पहले से ही तनाव में थे। उनमें से कई ने अपने हथियार बहुत कसकर पकड़ रखे थे। कुछ को पसीना आ रहा था, लेकिन जो बात और भी दिलचस्प थी वो थे कुलीन वर्ग। वे आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे। उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। यदि कुलीन लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते तो वह केवल निराश ही होगा। माइकल थोड़ा आगे की ओर झुका और अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिका लिया। हवा हल्की हल्की चलने लगी और उसके वस्त्र को छू गई। एक और मैच शुरू होने वाला था और अंततः उसका नाम पुकारा जाएगा। अगली जोड़ी थियो ग्रेम बनाम फेन आर्लो। दोनों विपरीत दिशाओं से प्लेटफॉर्म पर उतरे। एक ने लड़खड़ाने से बचने के लिए सावधानी से कदम बढ़ाए, दूसरे ने अकड़ के साथ कदम रखा। थियो ग्रेम ने सफेद और सुनहरे रंग का हल्का कवच पहन रखा था, जिसके कंधे पर उनके परिवार का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था। उनकी कमर पर एक चिकनी तलवार लटकी हुई थी, जिसे उन्होंने बड़ी सहजता से निकाला, जिससे पॉलिश की हुई धातु पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसके प्रतिद्वंदी फेन के पास कोई कवच नहीं था, बस एक ढीली भूरी कमीज और फटे हुए बूटों में ठूसी हुई ढीली पतलून। उसका हथियार एक घुमावदार खंजर था, पुराना, थोड़ा टूटा हुआ और बेतरतीब ढंग से संतुलित। उसने उसे उल्टी पकड़ से पकड़ा हुआ था और वह नीचे झुका हुआ था, मानो वह अखाड़े के द्वंद्वयुद्ध के बजाय गलियों की लड़ाइयों का आदी हो। अंतर स्पष्ट था, यहाँ तक कि दर्शक जो अब तक शांत थे भी मौन उम्मीद से गुनगुनाते हुए प्रतीत हुए। नीले वस्त्रधारी महिला ने कोई चेतावनी नहीं दी, बस अपनी कलाई को झटका दिया। फेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही थियो हरकत में आ गया। एक कदम, उसकी तलवार का एक चाप, सपाट भाग। फेन की छाती पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह हथियार उठाने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। वार गहरा नहीं था, नियंत्रित था, लेकिन निर्णायक था। फेन सीने को पकड़कर कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जीवित था। अखाड़ा सन्नाटे में डूबा हुआ था और फिर थियो मुड़ा, लेकिन जाने के लिए नहीं, लेकिन भीड़ का सामना करना होगा। तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया और ऊंची, स्पष्ट और तिरस्कारपूर्ण आवाज में बोला, क्या हम इन्हीं से लड़ रहे हैं? उनका लहजा सहज, लगभग नाटकीय था, पुराने धातु और सेकंड हैंड जूते बेचने वाले किसानों से। भीड़ में तनाव का भाव छा गया। मुझे बताओ, थियो ने मंच के सामने टहलते हुए कहा, मानो वह किसी कक्षा को संबोधित कर रहा हो। क्या तुम सब यहाँ किसी सपने का पीछा करते हुए आए हो? विजेता को मिलने वाले धन की आशा में, विस्काउंट की उपाधि के लिए, ड्यूक की कृपा का स्वाद चखने के लिए? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। या शायद वह रुका और आम लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप कुछ और चाहते हैं और आपने सोचा होगा क्यों ना मैं। कुछ आम लोगों ने नजरें फेर ली, कुछ ने घूर कर देखा। थियो ने उपहास उड़ाया, तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसने फेन की ओर देखा, जो अभी भी कराह रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, यह दया है। अभी तुम्हारी उम्मीदों को कुचल देना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम्हें ऐसे युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया जाए जहां से तुम कभी बच नहीं पाओगे। फिर उन्होंने अधिकारियों की ओर रुख किया। मेरा काम हो गया। वह मंच से नीचे उतर गया। फेन का अंतिम संस्कार बिना किसी समारोह के किया गया। माइकल ने पूरी घटना को बिना पलक झपकाए देखा। ये शब्दों की बात नहीं थी, यह अहंकार नहीं था। थियो का नजरिया व्यक्तियों को देखने का नहीं, बल्कि उनके प्रकारों को देखने का था। फेन जैसे लोग उनकी नजर में प्रतिस्पर्धी नहीं थे, वे बाधाएं थीं, अनावश्यक चीजें थीं, असली मुकाबले शुरू होने से पहले साफ किए जाने वाले कचरे के समान थीं। रेन ने फुसफुसाते हुए कहा, धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह। माइकल की निगाहें स्थिर रहीं। उस रईस ने अपने ऊपर एक निशाना खुद ही बना लिया था, और अखाड़े में ऐसे कई लोग थे जिन्हें कचरा कहे जाने पर गुस्सा आया। मैच जारी रहे, एक एक करके नाम पुकारे गए और एक एक करके प्रतिभागी मंच पर आए। कभी कभी यह एक आम आदमी बनाम आम आदमी की लड़ाई होती थी, अजीबोगरीब, बेतरतीब, जिनमें कोई खास जोश नहीं होता था, लेकिन हताशा से प्रेरित होती थी। कभी कभी यह एक कुलीन बनाम आम आदमी की लड़ाई होती थी, असंतुलित मुकाबले जो अक्सर 10 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो जाते थे। लेकिन कभी भी, एक बार भी, दो रईस एक दूसरे का सामना करने के लिए मंच पर नहीं आए। शुरू में इस बात पर ध्यान देना मुश्किल था। मैच जल्दी जल्दी होते थे और दर्शक हर मुकाबले की क्रूरता या नाटकीयता पर इतना ध्यान केंद्रित करते थे कि वे व्यापक पैटर्न पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन माइकल आम लोगों जैसा नहीं था, वह सब कुछ देखता था।
और 10 फिर 20 मैचों के बाद यह एहसास धीरे धीरे उसके मन में बैठ गया और जड़ जमा ली। किसी भी कुलीन व्यक्ति ने दूसरे कुलीन व्यक्ति से युद्ध नहीं किया था। उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उसके सामने रेन ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया, बकवास। माइकल थोड़ा मुड़ा। गंदी चाल है, रेन ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि माइकल मुश्किल से सुन पाया। वे इसमें धांधली कर रहे हैं। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि वह सहमत हो गया। देखने में भले ही ये मुकाबले बेतरतीब लग रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई भी एल्गोरिदम या सहयोग पर आधारित प्रणाली दो रईसों को इतने लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने से नहीं रोक सकती, जब तक कि इसे इसी तरह से डिजाइन न किया गया हो। और किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रतिभागी नहीं, दर्शक नहीं, अधिकारी नहीं, क्योंकि यही राजधानी थी, लायनहॉट साम्राज्य। और इस दुनिया में निष्पक्षता अक्सर अवसरों के भ्रम को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सुंदर शब्द मात्र थी। कभी कभी आपको अन्याय को एक कड़वी गोली की तरह निगलना पड़ता था और आगे बढ़ना पड़ता था। बाकी सबने भी यही किया, लेकिन माइकल ने पूरी स्पष्टता से सब कुछ देखा। उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्होंने भौहें नहीं चढ़ाई, उन्होंने बस देखा। यदि इस मुकदमे का उद्देश्य संख्या कम करना था, तो इसने केवल एक पक्ष का ही पक्ष क्यों लिया? अगर परिणाम का उद्देश्य कुलीन वर्ग के इर्द गिर्द घूमना ही था, तो आम लोगों, विदेशियों, घुमंतू सैनिकों सहित सभी को शामिल करने का दिखावा करने की क्या आवश्यकता थी? ड्यूक ने या पर्दे के पीछे जो भी व्यक्ति बैठा था, उसने इस प्रतियोगिता का निर्माण प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए नहीं किया था। वे लोग जिनका नाम है, जिनकी विरासत है, जिनके पास नियंत्रित शक्ति है, यही उनका लक्ष्य था। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर ऐसा था तो माइकल समझ गया। ये बदसूरत था, लेकिन इसका एक कारण था। फिर भी एक सवाल उसके मन में एक परछाई की तरह मंडराता रहा। अगर उनके पसंदीदा पहले से ही तय थे, तो सभी को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति क्यों दी गई? क्या ये दिखावे के लिए था, या तुलना करके कुलीनों को चमकाने के लिए? या शायद वे किसी दुर्लभ व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल मानकों को पूरा किया बल्कि उन्हें तोड़ डाला। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी निगाहें कहीं और थीं। उन्हें राजनीति से कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें पक्षपात से भी कोई आपत्ति नहीं थी, सच में नहीं। उसे बस आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन एक अलग तरह की चिंता उनके विचारों के कोने कोने में मंडरा रही थी। उसे पता था कि वह मजबूत है, जीतने के लिए काफी मजबूत, इन तथाकथित चुने हुए उत्तराधिकारियों में से कई से ऊपर खड़े होने के लिए काफी मजबूत। लेकिन ताकत हमेशा सुरक्षा नहीं होती थी, कभी कभी ताकत ही खतरा बन जाती है, और खतरे समाप्त कर दिए गए। माइकल की उंगलियां उसकी गोद में थोड़ी मुड़ी हुई थीं। वह किसी ताकतवर व्यक्ति का सामना करने से नहीं डरता था, वह बस सतर्क था। तब वे क्या करेंगे? कोई नियम बना लें, उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दें, उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा और अगले नामों को पुकारा गया, माइकल ने आराम नहीं किया। उसने केवल मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो जो हो रहा था वह अपेक्षित था। अन्याय का सबसे बुरा असर तब पड़ता है जब वह निष्पक्ष होने का दिखावा करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जहां माइकल बैठा था, पसीने से तर आम लोगों और आडंबरी करने वाले रईसों से घिरा हुआ, वहां से यह असंतुलन अब किसी बड़ी साजिश जैसा नहीं लग रहा था, ये बस अपरिहार्य लग रहा था। सही नहीं, लेकिन अपरिहार्य। वह मैचों को ऐसी स्पष्टता से देखता था जो अधिकांश लोगों में नहीं होती थी, और उस नजरिए से सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अधिकांश आम लोग वैसे भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। उनके पैरों की चाल बहुत सख्त थी, उनकी पकड़ बहुत अनिश्चित थी, उनके हाव भाव में झिझक, डर और कुछ मामलों में अनुभवहीनता साफ झलक रही थी। चाहे उन्हें पक्षपातपूर्ण जोड़ियों के कारण बाहर होना पड़ा हो या अपनी ही सीमाओं के कारण हार का सामना करना पड़ा हो, परिणाम एक ही होता, असफलता, कठोर। हाँ, माइकल वह देख सकता था जिसे शायद दूसरे स्वीकार न करें। इनमें से अधिकांश लोग मुकाबले में कमजोर थे। अगर उन्हें अभी बाहर नहीं किया गया, तो बाद में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता, और वह भी कहीं अधिक भव्य मंच पर। उन्हें मुकदमे की शुरुआत से पहले शहर में सुनी गई फुसफुसाहटें याद आ गईं। ड्यूक की प्रतियोगिता का अंतिम चरण सार्वजनिक होगा, सिर्फ बंद अखाड़े में ही नहीं, जनता, खुला। इसे हजारों लोगों ने देखा, शायद दसियों हजार लोगों ने भी। उस तरह का मंच उन लोगों के लिए नहीं बना था जिन्हें बुनियादी बातें भी नहीं आती थीं। यह उन आम लोगों के लिए नहीं था जो अभी भी टूटे फूटे लोहे से शॉट लगा रहे थे या दूसरों की नकल करके खेल रहे थे। केवल वही लोग जो योग्य थे, जो वास्तव में योग्य थे, जनता की निगाहों के सामने नेक निर्णय के भार के नीचे खड़े होने का मौका पाते थे और फिर भी अपना सिर ऊंचा रखने की ताकत रखते थे। और दुर्भाग्य से यहाँ के कम से कम 80% आम लोग तो उस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। वे तैयार नहीं थे, उनमें कौशल नहीं था, धैर्य नहीं था, आधारभूत संरचना नहीं थी। कुछ लोगों में शायद दिल हो, लेकिन सिर्फ दिल होने से आप अपमानित होने से नहीं बच सकते। माइकल ने एक ऐसा मैच देखा जिसमें एक दुबला पतला फुर्तीला आम आदमी लगभग 2 मिनट तक टिका रहा, लेकिन एक कुलीन लड़के ने उसे रिंग से बाहर कर दिया, जिसने अपना हथियार तक नहीं निकाला। गिरने के बाद भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई जयकार नहीं, कोई दया नहीं, बस सन्नाटा। फिर लाल वस्त्रधारी सहायक आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे लड़के का नंबर टैग ले लिया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। बाहर से देखने पर यह प्रतियोगिता आम आदमी के लिए एक मार्ग की तरह प्रतीत होती थी, लेकिन जहां वह बैठा था वहां से यह एक फिल्टर जैसा लग रहा था, एक दीवार जिसे दरवाजे का रूप दिया गया है। रेन आगे की ओर झुके, कोहनियां घुटनों पर टिकाईं और उनकी निगाहें मंच पर टिकी हुई थीं। आप जानते हैं, उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, कल तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब हर कोई आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है तो ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। माइकल ने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन उसने बात नहीं काटी। लोग अपनी चीजें छिपा रहे थे, रेन ने आगे कहा।
अपने कौशल को, अपनी हरकतों को, अपनी असली ताकत को। कल ज्यादातर लोग बस पीछे हटते रहे, समूह में ही रहे, ज्यादा अलग नहीं दिखे। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। ये सच था, लेकिन अब रेन ने धीरे से सांस छोड़ी। अब तो ये स्पष्ट है। उसने अखाड़े की ओर हल्के से इशारा किया। एक नया मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ था। एक और आम आदमी 30 सेकंड से भी कम समय में एक कुलीन व्यक्ति से हार गया था। ये वो ताकत नहीं है जिसे देखकर सांसें थम जाएं। नहीं, ये विस्मय पैदा करती है। बस इसकी कमी है, रेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लड़ाई के कौशल का दिखावा नहीं किया जा सकता, ज्यादा देर तक नहीं। और ये लोग, इनमें तो ये कौशल कभी था ही नहीं।